नमस्कार, कॉमन ग्राउंड्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करने के लिए जुड़े हैं इंडिया और चाइना इश्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चाइना इस समय बॉर्डर पर रोज नई-नई हरकतें कर रहा है और इंडिया की सेना सीना तान के हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। रोज नई खबर हमें सुनने को आती है। तो आज हमारे साथ दो बड़े विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं। मैं हमारे को इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में प्रकाश डालेंगे। आइए पहले मैं आपको हमारे मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से कर्नल कुश शर्मा, जो कि 31 साल को आर्मी की सर्विसेज के बाद रिटायर हुए हैं। ही इज अ साइंस ग्रेजुएट. He also holds a law and management degree. He has very good knowledge in this area because he comes from intelligence corps from army. He has also served in all the sectors and terrains, and he has very wide and deep knowledge on this issue. उसी के साथ आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता निगम, जो कि आगरा कॉलेज में एसोसिएट जय सर। प्रोफेसर हैं लॉ डिपार्टमेंट में, और उसी के साथ ही वो एनसीसी में लेफ्टिनेंट ऑफिसर हैं। सबसे पहले कर्नल कुश शर्मा के पास जाऊंगा। कर्नल साहब, ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे साथ चाइना के काफी पुराने ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और चाइनीज सभ्यता भी हमारी सभ्यता जैसी बहुत प्राचीन सभ्यता है, कोई नई सभ्यता नहीं है। प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है चाइनीज सभ्यता, और इतिहास में अच्छे रिलेशन हमारे साथ रहे हैं। धर्म में के अगर हम मद्देनजर देखें तो धर्म में भी हमारे बहुत सारी चीजें कॉमन है। बौद्ध धर्म जिसका जन्म हिंदुस्तान से हुआ, उसका पालन चाइना में काफी लोग करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, वो चाइना में ऐसा क्या चेंज आया? तो हम इतिहास में जाके पहले देखेंगे कि चाइना पहले क्या था और उसमें ऐसा क्या चेंज आया कि उसने उसकी पूरी सोच और पूरी आइडियोलॉजी चेंज करके। तो कर्नल साहब, पहले थोड़ी हिस्ट्री पे उसके रोशनी डालें, फिर हम आगे बात। अ, मेरा सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। और मैं हिमांशु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे यहाँ इस मंच पर ला करके और दर्शकों से रूबरू होने का मौका दे रहे हैं। और आज कल ही तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का और तमाम बलिदानी सैनिकों के लिए जो भाव भरे हैं, इसके साथ न केवल सैनिकों के हृदय में, परंतु सारे भारतीयों के हृदय में एक नई उमंग भरी हुई और एक आशा की किरण भी है कि हम चाइना की समस्या, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर के हो या जो अभी गलवान घाटी और दूसरे इलाकों में चाइना की जो हठधर्मिता है, उसके खिलाफ हमारे जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें हमें, जैसा हिमांशु जी अभी चर्चा कर रहे थे कि हम दो पड़ोसी राष्ट्र हैं और आप जीवन में कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन हमने पड़ोसियों को नहीं। तो इस कहावत को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो चाइना के साथ हम चाहें या न चाहें, हमें उनके साथ डील करना ही। अब सवाल उठता है कि हम चाइना के साथ जो भी कुछ हमारे संबंध थे उससे आज तक हमें कैसे। एक समय वो था कि तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में तमाम सैकड़ों की तादाद में चाइनीज भिक्षु और चाइनीज छात्र आया करते थे, पढ़ा करते थे। ये सब कोई खोज का विषय नहीं है, ये सब जानी मानी ऐतिहासिक तथ्य। इन सब के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि चाइना और भारत के संबंध कभी भी भारत के आजाद होने के बाद कभी भी सामान्य नहीं हो पाए जी। इसके ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में अगर हम जाने की कोशिश करें तो सन 49 के भी एक दशक पहले की बात करें, जब चाइना में पब्लिक लिबरेशन आर्मी की जो कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ और उन्होंने वहां पर जब नियंत्रण लेना शुरू किया आम जनता के भाग्य का और गवर्नेंस का, तो उनका एक बेसिक फिलॉसफी कम्युनिज्म की जो थी वो ये थी कि धर्म जो है अफीम की तरह है, वो आदमी को नकारात्मक। तो इसलिए जितनी भी बौद्धिक विचारधारा के लोग थे, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी या मानने वाले लोग थे, उनसे एक नेचुरल एनिमिटी चाइना का जो एस्टेब्लिशमेंट था उसकी एस्टेब्लिशमेंट, और धीरे धीरे करके उन्होंने धर्म को अपने सामाजिक परिवेश से और अपने राजनीतिक परिवेश से बिल्कुल अस्पृश्य कर दिया।
मतलब जो सहिष्णुता की भावना चाइनीज समाज में जो बौद्ध धर्म के तौर पर उनको मिली थी वो खत्म हो गई। उसके साथ ही जो दूसरी चीज हुई वो ये हुई कि जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर देना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा अकाल चाइना में आया, जिस अकाल की वजह से, उस अकाल की वजह क्या थी ये भी समझना बड़ा जरूरी है। बिकॉज चाइना के जो लीडरशिप की कम्युनिटी थी उसने ये डिसाइड किया कि कोई भी किसान अब खेती नहीं करेगा, और जितना भी लोहा देश में उपलब्ध है, चाहे वो हल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे ट्राली के लिए, चाहे फावड़े के लिए, उन सब को जब्त कर लिया जाएगा और उनसे मशीनों का निर्माण, हथौड़ा और हन और पेचकस का निर्माण किया जाएगा। और सो मच सो कि कुछ एरिया में, कुछ बहुत एक्टिविज्म में जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो काडर थे, उन्होंने किसानों को जो खेती करते थे उनको ऑर्डर करना और मारना शुरू कर दिया। जब अच्छा। ऐसी स्थिति हुई तो उस स्थिति में धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चाइना का पीछे गिरता था। उसी दौरान जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता तो वहाँ एक भुखमरी फैल गई। भुखमरी जो चाइनीज फेमिन के नाम से बड़ी मशहूर है, और जिसको इंस्पाइट चाइना की आयरन फेस्ट होने के बावजूद उसको मीडिया ने काफी, अमेरिकन मीडिया ने, वाशिंगटन पोस्ट हो या और दूसरे मीडिया हाउस को, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उसको प्रकाश डाला है। वहां पर कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि उस दुर्भिक्ष के दौरान वहां कैनिबलिज्म हो गया था। चाइनीज लोग दूसरे के बच्चों को उठाकर ले जाते थे और उनको काट कर खा जाते थे। सबसे बड़ी कैजुअलिटी गौरैया हुई उस समय। अगर चाइना में गौरैया की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया गया, और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि कम्युनिज्म विचारधारा का ये सोच थी कि हम इंडस्ट्री बना लेंगे तो हम विश्व की पावर बन जाएंगे। उसको अगर परिप्रेक्ष्य में रख के अगर आगे बात की जाए, धीरे धीरे करके चाइना अपनी पॉपुलेशन से जूझ रहा था। उन्होंने एक बच्चे की पॉलिसी, एक परिवार एक बच्चे की पॉलिसी लेकर आए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की उस लिमिट पर पहुंच गए वो, जहां उनका इन हाउस प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि ना कि वो सिर्फ उनके कंजम्पशन के लिए काफी था, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी उनके पास संसाधन नहीं थे। और उसके बाद हम 60 के दशक में, 70 के और 80 के दशक में आ जाएं, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में हुआ ये कि उन्होंने अपने खनिजों को खोदना शुरू किया, उन्होंने जितनी भी दूसरी विचारधाराएं थी उनसे अपना मीडिया को कंट्रोल किया, और कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे करके इतनी ताकतवर हो गई कि न सिर्फ सरकार बल्कि वहां की प्रेस, वहां की जो भी किसी शासन के 4 स्तंभ होते हैं, उन चारों स्तंभ पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरीके से शिकंजा कसता चला गया। और वो एक ऐसी सभ्यता बन गई, चाइनीज एक ऐसी समाज बन गया जो सिर्फ और सिर्फ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विचार से सोचता था और उसी विचार से काम किया। उन्होंने अपने सारे जितने भी उनके इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज थे उन सबको अपने कब्जे में ले लिया, और उनकी विदेश नीति थी उसको बिल्कुल इस तरीके से कर दिया कि जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सोचेगी वही सही है। किसी ओपन विचारधारा को वहां पनपने दिया नहीं, जिसके कारण उसके जो नजदीकी लोग थे, जो उसके पड़ोसी, जिसमें भारत भी शामिल था, उनके साथ उसके संबंध, श्रीलंका के साथ उसके संबंध लगभग कट से गए, और वो अपने आप में एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी काम करती। इसमें एक चीज और है, जहाँ ये तो बात हुई चाइना की इंटरनल मैटर की, कैसे चाइना में एक औद्योगिक लहर आई और कैसे उन्होंने कृषि को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब हिंदुस्तान से चाइना के रिलेशन की बात आती है और कैसे हिंदुस्तान से चाइना की टेंशन शुरू हुई, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या सुना है कि ब्रिटिश रूल था जब इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने चाइना के साथ काफ़ी सारी ट्रीटीज की थी, जिसमें से 2 ट्रीटी बहुत फेमस हैं, जॉनसन एंड मैकमोहन। और उसके बाद जब इंडिया को हैंड ओवर किया ब्रिटिश ने, तो ब्रिटिश ने एज ए ट्रांसफर ऑफ पावर किया, पावर रिलिंक्विश न करके ट्रांसफर ऑफ पावर किया। उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो भी ट्रीटीज जिस जिस देश के साथ की हुई थी वो एज इट इज इंडिया के ऊपर लागू हुई, और उसी के तहत वो सारी डिस्प्यूट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बिहाफ पे चाइना से कुछ एरियाज को एग्री कर लिया था या लाइंस को एग्री कर लिया था, जो कि आज तक डिस्प्यूटेड हैं, जिनके अलग अलग रीज़न आगे भी इंडिया ने बहुत अच्छे से शायद डील नहीं किया। तो मैं मैडम के पास आना चाहूँगा। मैडम, इस बारे में हम बात करते हैं कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या
उसमें चीजें रही जिसने इसको आगे बढ़ाया इवन आजादी के बाद? सभी दर्शकों को जय हिंद मेरी तरफ से। एक्चुअली 1946 तक चाइना में जो था वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। उसके बाद 1949 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी बनी और 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस लिए। तो जो मॉडर्न रिलेशनशिप की स्टार्टिंग है इंडिया और चाइना के बीच में, वो आई थिंक 1950 से स्टार्ट हुई है। अगर पिछली चीज़ों को छोड़ दें तो 1950 से हम ये मान सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। ठीक है, उससे पहले सिल्क रोड के थ्रू बिजनेस बहुत अच्छा होता था। अगर हम एशियन हिस्ट्री देखें, ठीक है, 1950 के बाद जो नेहरू जी थे, उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने रीसर्जेंट एशिया, एक उनका विजन था रीसर्जेंट एशिया, और उसमें उन्होंने एशियन जो कंट्रीज थे, जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसको उन्होंने जो पंचशील का एक सिद्धांत उन्होंने लागू किया था, कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इसमें था, उसको लेके नया विजन निकाला और जिसमें जो चीजें सामने आई, जो तिब्बत का मामला सामने आया, और तिब्बत जो हम मानते थे कि पार्ट ऑफ इंडिया है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी मान रहे थे, वहां पता चला कि इस पे डिस्प्यूट है, कुछ कंफ्यूजन है चाइना को। और चाइना ने कहा कि जो 1914 में तिब्बत और यूके के बीच में ट्रीटी हुई थी, क्योंकि हम वहां नहीं थे इसलिए हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, तिब्बत हमारा एरिया है ना। तो वो डिस्प्यूट वहां पर क्लियर नहीं हुआ और उस एरिया को हम लोगों ने बफर जोन की तरह माना और वहां पर दोनों ही कंट्रीज का इंटरफेरेंस रहा। ठीक, उसके बाद जो 1950 के बाद जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन बने माओ त्से जी, ठीक है, उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन दिया और जो एग्रीमेंट किया 1951 में, उन्होंने तिब्बत की सॉवरेनिटी को नहीं माना, पार्ट ऑफ चाइना उन्होंने उसको माना, और जो लद्दाख का बहुत सारे एरिया था वो उसमें जा रहा। ठीक है, लेकिन 1954 में फिर एक समझौता हुआ इंडिया और चाइना के बीच में पीआरसी के थ्रू, जो वहाँ की पीपल रिपब्लिक जो चाइना पार्टी थी, और उसमें 8 साल के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और जो पंचशील के सिद्धांत थे उनको लागू करने की कोशिश की बफर जोन में भी। लेकिन और उससे जो हिंदी चीनी भाई भाई का एक जो नारा आया था, उसके बाद हम लोग के रिलेशंस काफी अच्छे रहे और हम लोगों ने अपनी जो इकोनॉमी थी उसको बढ़ाने के लिए चाइना ने भी, और हम लोग 70-80% हमने उसमें इन्हांसमेंट किया। लेकिन 1959 के आसपास जो डिस्प्यूट था वो अपरेंटली दिखने लगा। जो चाइना की जो मतलब जो मालिस था या चाइना की जो इंपीरियलिज्म था या एक्सपेनिज्म का जो वो मालिस दिखने लगा, और जिसका रिजल्ट 1962 में जो हमारा चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ उसके रूप में आया। और 1962 में जैसा चाइना क्लेम करता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे या क्या था, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा करीब 640 किलोमीटर एरिया था लगभग, वो उसकी स्टेटस जो थी वो क्लियर नहीं हुई, और जो हम लोगों ने एक बॉर्डर लाइन मानी उस पे दोनों को ही कंफ्यूजन है या दोनों का ही डिस्प्यूट है। वो लाइन ऑफ एक्शन तो हम लोग मानते हैं, एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि वो कहाँ है। वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, दोनों कंट्रीज के आर्मी वहाँ पेट्रोलिंग करती है, कभी वो इधर आते हैं कभी हम उधर चले जाते हैं। ऐसा मेरा जो परसेप्शन है या मैंने जो समझा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक चीज कर्नल साहब में एक चीज इसमें ऐड करूंगा और आपसे क्वेश्चन के रूप में इसी के ऊपर लाऊंगा कि तिब्बत को इंडिया एक सॉवरेन कंट्री नेशन मानता था और उसके साथ साथ
इंडिया की कुछ पोस्ट भी हुआ करती थी तिब्बत के अंदर, लेकिन जब चाइना ने कहा कि तिब्बत हमारा पार्ट है, तो इंडिया ने उस पर उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इंडिया ने कहा ठीक है, आपका पार्ट है, आप ले लीजिए, हम इसको चाइना की टेरिटरी मानते हैं। इंडिया ने उसको उस समय नेपाल ने बल्कि एक ऑब्जेक्शन रेज किया था कि अब एक बफर जोन था हमारे और चाइना के बीच में, वो इंडिया ने खत्म कर दिया। अब चाइना बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आके बैठ गया। नेपाल ने बहुत बड़ी शिकायत उस समय इंडिया से की थी कि आपने क्यों ऐसी चीज एग्री कर दी। तो अब पहले इस पे आएंगे, वॉर पे हम 62 वाली पे बाद में आएंगे, क्योंकि लद्दाख वाला पार्ट और अक्साई चिन वाला वो भी एक मुद्दा है जिसे हम समझना चाहते हैं। बट सबसे पहले तिब्बत वाला इश्यू हम समझते हैं, और ये पंचशील के पूरे पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझना चाहेंगे कर्नल साहब आपसे। मैं यहाँ पर जहाँ मैं वार्ता का सूत्र वहीं से लेना चाहूंगा जहाँ मैडम से बात हो रही थी और आपने कुछ पक्ष को उठाया। सन 62 की जो समस्या भारत और चाइना के बीच में आई, उसका बीज वहीं सन 50 की उस व्यवस्था में था जो अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर भारतीय संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं भी सारी फोकस कर रही थी, और जो दूसरी शक्तियां जो इस हिस्से में राजनीतिक जिनकी स्टेक होल्डर्स, वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो बहुत सीधे तरीके से हो जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी चाइनीज के साथ 1-to-1 इंगेज नहीं हो पाए। उसके वजह बहुत सारे रहे, बहुत सारी वजह थी उनकी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना का रोल और रशिया का रोल और वो सब चीजें जिनमें तो इस चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकती। तो अफगानिस्तान से लेकर के तिब्बत तक जो मैकमोहन लाइन के नाम से मशहूर जो रेखा है, जिसको न सिर्फ भारत चाइना बल्कि भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया का भी कुछ हिस्सा उस रेखा से डिफाइन होता है। तो वो एक ऐसी एम्बिग्यूटी ब्रिटिश छोड़ के गए थे, जो क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक कमजोरियां रही थी, उन ताकतों के साथ वो कभी डील नहीं कर पाए। तो अफगानों के साथ कभी डायरेक्ट डील नहीं कर पाए। तो अफगानिस्तान के भी उस एरिया को उन्होंने मैकमोहन लाइन बेसिकली नक्शे पर बैठकर खींची गई लाइन थी, जो तीनों चारों स्टेक होल्डर्स को बाई टेलीग्राम भेज दी गई थी, जिसको कि बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया था ज्योग्राफिकल फीचर्स के ऊपर। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि ऐसी ज्योग्राफिकल फीचर आने वाले समय में जो नदियां और नाले हुआ करते थे वो अपना कोर्स बदलेंगी, और जब वो अपना कोर्स बदलेंगी तो 50 साल बीत जाने के बाद वो डिस्प्यूट आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो इसके पर्सपेक्टिव में वो इसको अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी के द्वारा बोए गए कांटों को हम, न सिर्फ हम बल्कि अगर पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पाकिस्तान और जो खैबर पख्तून का इलाका और जो अफगानिस्तान का इलाका पड़ता है, वहां भी मैकमोहन लाइन इज द ओनली प्लेस। अब उस बात को अगर छोड़ दिया जाए तो अब हम अगर थोड़े से मूव करके आए कि भारत पाकिस्तान का जो वित्तीय कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ और कैसे डेवलप होगा। की बात मैडम ने बहुत डिटेल में करी। राइट फ्रॉम द बिगनिंग चाइना ये सोचता रहा कि जहां जहां बुद्ध लोगों ने अपने मठ बनाए और जहां जहां उनके नागरिकों का बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आना जाना होता था, वो सब चाइनीज टेरिटरी हैं। इसमें सारे के सारे लद्दाख के एरिया, मैडम ने कहा कि उनका परसेप्शन था कि तिब्बत लद्दाख तक पहुंचता है। तो इसकी जो अंडरलाइन है उसमें यही था कि जहां भी चाइनीज यात्री सन 50 के आसपास तक चाहे धार्मिक कारणों से चाहे शैक्षिक कारणों से यात्रा करते रहे, चाइना ने उनको लेटर ऑन 62 के समय पर अपना हिस्सा मान करके अपना क्लेम भारत के सामने प्रस्तुत किया और एग्रेशन में चला गया। सिमिलर चीज अगर आप अरुणाचल के एरियाज को देखें, जिसमें वो अरुणाचल को भी अपना हिस्सा बताता है, तवांग पूरी तवांग वैली को, क्योंकि तवांग में बुद्ध धर्म के बहुत बड़े मठ बने हुए हैं जो गुम्फाज हैं। तो इसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो वहीं जाता है कि चाइनीज लोगों का, चाइना ओरिजिन के लोगों का जहां जहां बुद्ध धर्म के सिलसिले में आना जाना ट्रैवल करना हुआ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने, पीएलए ने कंसीव कर लिया और इंटरनेशनल एरिना पे ये प्रोजेक्ट कर दिया कि क्योंकि हम वहाँ आते जाते रहे हैं तो वो इलाके हमारे हैं और भारत का क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन ए लाइन विच इज ड्रॉन ऑन द मैप। ऑन द अदर साइड जब तिब्बत को रिकॉग्नाइज करने की बात की तो हमने तिब्बत के शरणार्थियों को दलाई लामा जी को अपना शरण दी, बिल्कुल, लेकिन हमने उसको बहुत सॉफ्ट पैडलिंग के साथ हैंडल किया। हालांकि क्योंकि हमारे संबंध चाइना अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं थे, तो अमेरिका ने उसको बहुत
निश्चित तरीके से बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े तरीके से उठाया था, लेकिन क्योंकि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे, और उसी को आजकल अगर राजनीतिक बहसों में आप देखें तो वो नेहरू जी के ब्लंडर हाउस के नाम से लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन शायद वो उस समय के राजनीतिक कंपल्शन थे जिसकी वजह से उन सरकारों ने तिब्बत को उस बड़े स्टैंड के साथ हम नहीं ले पाए, और या अगर हमने उस समय ले लिया होता तो शायद आज स्थितियां दूसरी। तो वहां से चाइना के जो, जिसको आज हमने कहा कि विस्तारवादी नीति है, तो विस्तारवादी नीति की जो जो बॉटम लाइन है वो वहां से शुरू होती है कि जहां जहां चाइनीज जाते आते रहे, चाइना ने उसे अपना हिस्सा मानकर क्लेम करना शुरू। और ऐसा ही नहीं है कि ये फिर उसके बाद ये वाला बात हुई कि तिब्बत हमने दे दिया, लेकिन साथ ही हमने एक्सटेंड किया कि दलाई लामा को हमने शरण दी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मूव जहां चाइना और इंडिया के रिलेशन में स्ट्रेन आया था। दैट वाज द फर्स्ट मूव कि जब दलाई लामा को इंडिया ने शरण दी थी। वहां तक इंडिया और चाइना के रिलेशन आई थिंक बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि इंडिया ने दिया ही दिया था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सब क्रियाकलापों को, अपनी सारी गतिविधियों को आयरन कर्टन के पीछे रखा था। तो चाइना के बारे में जो अज्ञान था, न सिर्फ भारत का बल्कि पश्चिमी देशों का भी, यहाँ तक अमेरिकन CIA चाइना के बारे में ज्यादा सूचना नहीं निकाल पाए। जब एक्सोडस हुआ था दलाई लामा का, उस समय कुछ पत्रिकाओं में इस तरह की सूचनाएं पढ़ने को मिलती थी कि CIA ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था उसमें। दलाई लामा को तिब्बत से भारत पहुंचाने में CIA का बहुत बड़ा हाथ था, और उसको ये कह करके वो चाइना के अपने इंटरेस्ट में है, हम लोगों ने दरकिनार कर। तो ये कहना कि भारत दरअसल हुआ सन 50 या सन 62 के दशक के बाद, चाइना ने अपने आप को जो वाटर टाइप कंपार्टमेंट था जिसमें न सिर्फ सूचना का आदान प्रदान बल्कि उनके अपने कल्चरल चीजों को भी उसने पूरे बाकी समाज से, चाहे वो एशिया के देश हो या यूरोपियन देश हो या रशिया और अमेरिका हो, उन सबसे छुपा के रखा, और आंतरिक जो जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पर वो चल पड़ा था उसको एक डिस्ट्रक्शन तक की राह तक ले जाते हुए, और जब इन्होंने इकोनॉमिक पावर बनने की राह पकड़ी तब वो बबूला सबके सामने खुलकर आया, और हमको पता चला कि वही चाइना है जिसने की जो इकोनॉमी के सारे सिद्धांतों को ब्रेक करके, और वो आज इस स्थिति में है कि अब वो एक विस्तारवादी देश बन चुका है और वो कहीं भी पसंद नहीं है। और इवन 62 में जब एक लड़ाई हुई थी जिसने पूरा लड़ाई का रूप ले लिया था, उस समय भी उस समय की जो हमारी सरकार थी उसने डिसीजन लिया कि हम एयरफोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि हमारा एयरबेस काफ़ी पास था और हम एयरफोर्स यूज़ करते तो चाइना हमारे सामने कहीं नहीं टिक सकता था उस समय। पर उस समय कुछ कारण रहे होंगे, शायद ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हमारे को तो क्लियर नहीं है ऐसा क्यों हुआ, पर ऐसा हुआ था। अब क्यों हुआ, अगर आप बता सकें इसके बारे में कुछ कि क्या सोच रही होगी उस समय ऐसा। देखिए, मैं जो भी कुछ इस बारे में बात करूंगा वो सब ओपन मीडिया में जो उपलब्ध दस्तावेज या जो चर्चाएं उन्हें उसके ऊपर आधारित है, और ये बिल्कुल आज के समय में जब हम 2020 में बात कर रहे हैं, बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि कांग्रेस की जो सरकार उस समय थी, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हों, चाहे वो डिफेंस सेक्रेटरी रहे हों, उन सबके आकलन में बहुत भारी कमी आई। उनका आकलन सही नहीं है, चाहे वो चाइना की शक्तियों को लेकर हो या अपनी सेनाओं की शक्तियों के आकलन में उनसे त्रुटियां हुई, और उन त्रुटियों की वजह से जो गलवान सेक्टर था उस सेक्टर में हमारे काफी लॉसेस हुए। नथुला सेक्टर में जो बाद में सन 67 में जो लड़ाई हुई, ये उन्हीं गेम्स के ऊपर चाइनीज ने सिचुएशन कर दी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों सेनाएं आईबॉल टू आईबॉल आ गई। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं नथुला जाके देख के आऊं अर्ली सर्विस में, तो मैंने देखा कि वहां की सिचुएशन जो है वो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर हो सकती है, जिसमें दो देश की सेनाएं एक दूसरे से आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में आ जाएं और सालों उसी स्थिति में बैठी रहें। दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट उस समय की जो नीतियां थी। अब उसके पीछे जो राजनीतिक कारण रहे हो सकता है नेहरू जी की पंचशील की जो विचारधारा थी, जिसमें वो ये सोचते थे कि हमारे सारे पड़ोसी भविष्य में भी हमारे साथ काम आएंगे। लेकिन शायद, ये मेरे लिए कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी, शायद नेहरू जी इस समय ये सोचना, इस बात पर ध्यान देना, गौर करना भूल गए कि राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक
भूल कही जा सकती है, जिसको लोग मिलिट्री ब्लंडर के नाम से कहते हैं, मैं वहां एग्री नहीं करता, क्योंकि जी। भारतीय सेनाएं उस समय भी उतनी ही सक्षम थी जितनी आज, और ये वही चाइना है जो उस समय हमें आंख दिखा रहा था और हमारी समाज में उसने भय का वातावरण कर दिया था। आज वही चाइना है जो थर थर कांप रहा है और जो हमारी सेनाओं की शक्तियों आगे लगभग उसमें देखने को तैयार हो चुका है। जी। जो कंसेप्ट उन्होंने आज के समय में दिया कि नॉन कॉन्टैक्ट और अनकन्वेंशनल वॉर का, नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्फ्लिक्ट, उसमें हमने ऐसा सबक सिखाया कि हमारे 20 लोगों ने शहादत देकर के 150 से ऊपर जवानों को उस स्थिति में मृत्यु दी कि उसको देख करके चाइनीज समाज कांप रहा होगा, और भारतीय सैनिकों की, और हो सकता है कि उन सैनिकों के हृदय में ये चीज रही हो कि हम वो सन 62 का इनको सबक सिखाएंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं वेस्ट की भी एक कॉन्स्पिरेसी रही है। जहां मैं देखता हूँ, वेस्ट ने जब ब्रिटेन ने इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन किया, उसके पीछे बहुत बड़ी एक ये सोच ये थी कि इंडिया को कंटेन करने के लिए एक हमारे पास एक ऐसा बफर जोन होना चाहिए जिसको हम यूज कर सकें। पाकिस्तान शुरू से ब्रिटेन और अमेरिका के पास जाके उनकी गोदी में जाके बैठ गया था, और जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे उन्होंने किया। दूसरा उसका कारण ये भी था कि इंडिया को उन्हें रास्ता नहीं देना था एशिया जाने के लिए, कि वो रशिया, इंडिया बाई रोड रशिया ना जा पाए। तो गिलगिट बल्टिस्तान एक ऐसा जो रास्ता है जो इंडिया को अगर मिल गया, और इंडिया को अगर एक्सेस मिल गई सोवियत रूस जाने की, तो इंडिया और रशिया मिलके बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं, और वो भी उन्हें एक रास्ता रोकना था। इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बात कही कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी कि दो दे वर रेडी टू गिव फ्रीडम टू द इंडिया एंड पाकिस्तान एज द इंडिपेंडेंट नेशन, बट दे ऑलवेज वांटेड स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल ओवर दिस रीजन। और उसके लिए उन्होंने जो मैकमोहन लाइन का जो डिवीजन था, वो उसमें बहुत बड़ा टूल उनके हाथ में साबित हुआ। उसकी वजह से ही आपने देखा कि सन 67 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अक्साई चीन और उन हिस्सों का जो सिल्क रूट का ट्रेडिशनल हिस्सा रहे थे, पाकिस्तान का चाइना को दे दिए जाना, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हो जाना, इन सब बातों के अगर आप ये कंजप्शन ही साबित होते हैं जब तक कि ये सिद्धांत रूप से या कागजों पर सिद्ध न किए जाएं, ब्लैक एंड व्हाइट में इसकी एविडेंस ना मिल जाए। लेकिन ये माना जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय परिवेश में भारत को अंदर चेक रखने के लिए, चाइना और पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ने देने के लिए वेस्ट ने एक स्ट्रेटेजिक खामोशी हमेशा रखी, ये जानते हुए कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, और जो दूसरे हिस्से जो पाकिस्तान बहुत लिबरली चाइना को हैंड ओवर किए दे रहा है। जब भी हमने कोशिश करी कि इनको यूनाइटेड नेशन में या दूसरे फोरम पर उठाया जाए, तो वेस्ट ने उस पर एक बहुत कैलकुलेटेड अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेटेजी की शांतिपूर्वक चुप्पी रखी, और उस पर भारत का साथ कभी नहीं। रशिया के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा वेस्टर्न कंट्री नहीं था, चाहे वो फ्रांस हो या और दूसरे कंट्री हो, जिन्होंने भारत की परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस में प्राप्त करने के लिए कभी सपोर्ट किया। ये स्थितियां 2014, 2012, 2014 के बाद बनती हैं कि सारा का सारा वेस्टर्न वर्ल्ड हैज स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया एज एन अल्टरनेटिव power in this region, which not only Western media, the Western powers, but Russia and America also realize that in case they want to have a political control over the world affairs, they must effectively control South Asia and this part of the Asian region. इसलिए उनके मैं डॉक्टर निगम के पास आऊंगा जी। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ठीक है, हमने काफी चाइना के बारे में बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि उनका एक कम्युनिज्म है, बड़ा अलग तरह का कम्युनिज्म भी पूरा प्योर कम्युनिज्म नहीं है, बड़ा अलग तरह का कम्युनिज्म, उनका अपना यूनिक ही कम्युनिज्म है। और मैं तो कहूंगा वो एक कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म के नकाब में कैपिटलिज्म चला रहे हैं। कम्युनिज्म तो वहाँ कहीं है ही नहीं, वो एक्चुअली कम्युनिज्म का नकाब लगा के कैपिटलिज्म चला रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि चाइना का जो झगड़ा चल रहा है वो इंडिया से ही चल रहा है। चाइना का झगड़ा तिब्बत के साथ है, मैं तो तिब्बत को एक अलग देश ही मानता हूँ। चाइना का झगड़ा नेपाल के साथ भी है, हालांकि नेपाल अभी इस बात को नहीं मान रहा है, उसकी अपनी अलग मजबूरियां रही होंगी। चाइना ने श्रीलंका में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में ले लिए हैं, उनको उधार देके और लोन देके, और लोन वापस न कर पाने की स्थिति में। हालांकि श्रीलंका भी खुली तरह से, मालदीव एक
टाइम में ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि वो इंडिया के खिलाफ ओपनली बोलने लगा था, लेकिन फिर वहाँ गवर्नमेंट बदलने से उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया और चाइना को सपोर्ट। फिलीपींस के साथ अभी फिलीपींस का स्टेटमेंट अभी कल परसों में ही आया है चाइना के खिलाफ, वियतनाम, ताइवान और हांगकांग में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। हांगकांग हालांकि एक अलग देश नहीं है, लेकिन हांगकांग को एक अलग स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि वो चाइना का पार्ट होते हुए भी चाइना देश के रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं है, वो चाइना का पार्ट, लेकिन वहां भी उन्होंने, हाँ तो ये सब चाइना का है। तो इन सब के बारे में हम साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन इन सब में कैसे सम अप करेंगे? अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर मतलब मेरा तो पूरा आर्मी में अपनी भरोसा है, पूरे इंडियन आर्मी को बेस्ट आर्मी है हमारे वर्ल्ड की, तो हम लोग ही उसको बहुत अच्छा सबक सिखा देंगे चाइना को। और जो उसकी जो ग्रीडीनेस और जो बढ़ती जा रही है, सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सबक सिखा दिया है और वो ऑलरेडी थर-थर कांप रहा है। अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, अब उसकी हिम्मत नहीं, अब तो वो बातचीत पर आ गया। धोखे से कर देते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो सामने हमारे कहीं नहीं टिक पाएंगे। बिल्कुल, वो उन्हें भी पता है, वो उन्हें भी पता है जी। तो इस सब को रोकना बहुत जरूरी हो जाएगा जो चाइना कर रहा है। चाइना का जितना भी व्यवहार अंतरराष्ट्रीय एरेना में रहा है, उसको हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक शब्द में समराइज कर दिया और पूरे विश्व ने उसको एक्नॉलेज किया, और वो है विस्तारवादी ताकतें। ये विस्तारवाद, मैं जिस पे रोशनी डालना चाहूंगा वो ये रहेगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, और न सिर्फ भारत में सभी वर्गों ने, लेकिन सारी दुनिया में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, विस्तारवादी ताकतें कहते ही कौन है? विस्तारवादी ताकतें कहते रशिया का नाम नहीं आता, अमेरिका का नाम नहीं आता, यूरोप के किसी कंट्री का नाम नहीं आता। जैसे आप एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं तो चाइना दिमाग में आता है। ये चाइना को करने की जरूरत क्या पड़ी? और इन्होंने पहली बार नहीं किया है ये, इन्होंने जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, यूएन में फर्स्ट एड्रेस में भी उन्होंने इस बात को रखा था जी। तो मैं इसकी 3 वजह मानता हूं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, उसको एक्सपेंशन की नीति क्यों अपनानी पड़ी जी? बिकॉज जो सन 50 का जो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसने जो इम्बैलेंस पैदा किया उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और उनके इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्रोथ में, उसके इम्बैलेंस की वजह से सोसाइटी एक ऐसी सिचुएशन में चली गई जहां उनकी सोसाइटी बजाय हैप्पीली प्रोडक्टिव होने की बजाय एक निगेटिव प्रोडक्शन ग्रोथ की तरफ चली गई। चाइना ने आयरन का जो प्रोडक्शन किया वो इतना अधिक हो गया कि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस आयरन को वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कैसे लेकर गया। जब ग्लोबल मार्केट की बात शुरू हुई तो उसने उसको, जिसके बाद ये एंटी डंपिंग लॉज वगैरह आए, ये बड़े बात की बातें हैं। और 70 के दशक में चाइना को सिर्फ और सिर्फ एक तरीका नजर आ रहा था कि एक तो अपनी बढ़ती हुई आबादी को, लैंड मास की जरूरत थी उनको, दूसरा उनकी जो इम्बैलेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई थी अपने खुद के खदानों से, चाहे वो ऐसे पदार्थों की उत्खनन की बात हो जिससे कि बड़ा लिमिटेड प्रयोग था, जैसे वाला था कि कम्युनिज्म जो है कैपिटलिज्म की आड़ में छुपा हुआ है। उन्होंने कभी प्रॉफिट कमाने के ऊपर जोर नहीं दिया, उन्होंने हमेशा जोर दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाऊं, चाहे उसके लिए मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे सामान बेचना पड़े। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था कुछ हफ्ते पहले और उसमें मैंने एक ऐसे मित्र को इनवाइट किया था जो कि एक व्यवसायी हैं और चाइना में वो बिजनेस करते हैं बहुत, और उन्होंने भी यही पॉइंट रखा था कि चाइनीज बिजनेसमैन 1 पैसे के मार्जिन के ऊपर बिजनेस करता है, उन्हें 2 पैसे नहीं चाहिए। 0.1% का भी अगर उन्हें मार्जिन मिल रहा है, दे विल डू बिजनेस फॉर दैट, दे विल नॉट आस्क फॉर 0.2%, दे विल नॉट इवन नेगोशिएट फॉर 0.2%। सो दिस इज देयर। सो आप भी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि वो बल्क के ऊपर काम करते हैं और चाहे लॉस में बेचना पड़े। उसकी वजह आप समझिए, चाइनीज इकोनॉमी एंड सोसाइटी इज रन ऑन द कम्युनिस्ट, which is अगर उसको देखा जाए तो डिक्टेटरशिप के एक शेड ही नीचे है। मैं
मैंने जब पहली बार मुझे ये पता चला कि कांजीवरम साड़ी चाइना से आई हुई सस्ती है इंडिया की साड़ी के मुकाबले, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मेरे एक मित्र जो चाइना में टेन्योर कर चुके थे, मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा मित्र ये बताओ कि पहले तो कांजीवरम साड़ी जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से परंपरा में मिली और प्रोड्यूस होती है, और उसको 1/4 कॉस्ट में वो बेच दे रहा है, किस कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है और कैसे? इसका बड़ा बढ़िया जवाब मुझे मिला। उन्होंने बताया कि चाइना में ऑन एनी पेटी क्राइम उनकी जो डेवलप कॉलोनी है उससे ज्यादा डेवलप उनके जेल है, और छोटे से क्राइम के लिए आपको 4 साल की सजा हो जाती है। अब आपको गुड कंडक्ट पे अगर उस सजा से बचना है तो आपको एक प्रोडक्शन टारगेट दे दिया जाता है, आपको एक डिजाइन दे दी गई कंप्यूटर एडेड, एक साड़ी ली, उसको सीएडी की मदद से उन्होंने कंप्यूटराइज किया और उस डिजाइन का प्रिंट आउट ले जाके उस कैदी को दे दिया। उसने कहा अगर आपने 2 महीने में 20 साड़ी प्रोड्यूस कर दी, हियर इज द लूम, हियर इज द रॉ मटेरियल, अगर 20 साड़ी प्रोड्यूस करती तो आपकी सजा 2 महीने कम हो जाएगी। नाउ यू रियलाइज कि the produce that they are producing in the market have been produced at the cost of snatching the liberty of their own people. आज ये बात मैं अपने हृदय से और अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि इस सदी के अंदर हम चाइना का विघटन देखेंगे, और वो विघटन यूएसएसआर जैसा नहीं होगा, वो उससे ज्यादा बुरे हालात में चाइना का विघटन हम देखेंगे। चाइना एज ए नेशन हैज फेल्ड, बिकॉज किसी देश को जब हम कल्पना करते हैं तो देश में क्या होता है? भूभाग, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के संस्कार, वहाँ की मिनरल वेल्थ, वहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के लोग, और सबसे बड़ी चीज है वहाँ की लीडरशिप। उनकी जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है दैट इज फेल्ड टू इमर्ज एज ए नेशनल फिगर। सो चाइना एज ए नेशन, China as a power has already demolished, and it's a matter of time that whether this credit goes to Indian Army or the Indian establishment in the foreign policy and diplomacy is a time will tell. So that's my take on the Indo-China. सर, हम इस बारे में बात की कि हमारे इंडिया चाइना में रिलेशन क्या रहे, चाइना की अपनी थॉट प्रोसेस क्या रही, एक आइडियोलॉजी क्या रही, किस आइडियोलॉजी पर चला, हिंदुस्तान से उसके संबंध कैसे रहे, बाकी पड़ोसियों से संबंध कैसे रहे, और बाकी हमने पूरी हिस्ट्री एक सीक्वेंशियली देखी और उसकी क्रोनोलॉजी को डिस्कस किया। अब हम आगे पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज की स्थिति में हम कहाँ पर पहुँचे हैं, चाइना और भारत की सेना क्यों आमने सामने खड़ी हैं, कोरोना का इसमें क्या रोल है, इकोनॉमी का इसमें क्या रूल है, और आगे इंडिया के पास इसके क्या ऑप्शंस है, और हम इसका फ्यूचर कहाँ आगे जाते हुए देखते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है, इसको हम अगले डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप अगला सेक्शन भी जरूर देखें, वो इतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे भी अच्छी नॉलेज आपको उसमें मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।